एक दौर वो भी था जब आप लंदन से लौट कर आए, उस वक्त आपने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस की शुरुआत कदम कुआं में एक गैराज से की थी। तो एक गैराज था, बीच में एक हरे रंग का एक पर्दा होता था, पीछे आप बैठते थे, आगे जो है पेशेंट बैठते थे। उस वक्त से लेके अब तक अगर देखें, आज की बात अगर हम करें तो आज आप अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन के चेयरमैन हैं, सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। करीब करीब 300 से ज़्यादा लोग आपके यहाँ आज काम करते हैं। सनातन को किस तरह से देखते हैं आप? कि मानव एक धर्म, एक प्रिंसिपल से चलता था और दानव का था कि जो हमको अच्छा लगा वही हम करेंगे। Whatever work you are doing, you have got certain duties assigned to you. Whatever duty has been assigned to me, I have been able to fulfill it. आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, क्योंकि बिहार में कहावत है कि नौकरी हो सरकारी न तो बेचा तरकारी। और 5 नेत्रहीन सदस्य इसको परिषद की स्थापना किए। वो दिव्यांग होते हुए भी, नेत्रहीन होते हुए क्रिकेट मैच खेलती थी। वर्ल्ड डिजेबल्ड क्रिकेट में वर्ल्ड कप में उसका सिलेक्शन हुआ है भारत से। साथ ऑल इंडिया रेडियो में गाती भी है। पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे विजनरी, पायनियर और आइकन से करवाने जा रहे हैं जिनकी प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आइए मुलाकात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह से। हमारे इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं डॉक्टर आर.एन. सिंह को। उम्मीद करता हूं आपने हमारे चैनल को अब तक फॉलो कर लिया होगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको अयोध्या में बतौर जजमान भी आमंत्रित किया गया था। तो जब आप वहाँ गए तो आपकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई होगी, अमिताभ बच्चन साहब से भी मिले होंगे आप तो? सब डिफरेंट मीटिंग्स में तो मिलते ही रहते थे जी। और जब अब 24 जनवरी 22 जनवरी का जो प्रोग्राम था जी, वो तो एंड प्रोडक्ट था। उसके पहले कैसे प्रोग्राम होगा, मंदिर का निर्माण, मंदिर का सब, ये सब बहुत सा चीज़ ऐसा था जिसको कि हम लोग को देखना था। समय समय पर हम लोग को योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से और यूपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों से सबके पास बराबर मीटिंग होती थी। और किस तरह से राम जन्मभूमि में जो राम जी के मंदिर है वो बनना, उसके बाद उसमें पूजा होना और प्राण प्रतिष्ठा होना, ये सब कार्यक्रम में काफ़ी हम लोगों का संलिप्तता थी। और सबों से मिलते थे हम लोग। जो तरीका था एज ए मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, अध्यक्ष के नाते तो हमें हर एक मीटिंग में रहना पड़ता था। डिपेंड करता था कितनी हमको ज़रूरत है। जी जी। सनातन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आस्था एक होती है, आस्था और विश्वास में अंतर होता है। आस्था है कि हमें बचपन से एक आस्था दी गई है कि ये हमारे पिताजी हैं, तो हम उसको अपने पिताजी मानते हैं जी। लेकिन कोई काम के लिए आपको कहा जाए ये अब आपके अच्छे आदमी हैं, हम लोग के देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छे करेंगे, तो लोग विश्वास दिलाते हैं कि सही आदमी है। आस्था एक बनी हुई रहती है जो हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सनातन एक आस्था है। तो मानव और दानव दोनों में यही अंतर था कि मानव एक धर्म, एक प्रिंसिपल से चलता था और दानव का था कि जो हमको अच्छा लगा वही हम करेंगे। उसमें वो ये नहीं देखता था कि ये आदमी परेशान है, इस आदमी को तकलीफ होगी, दुख दर्द होगा, ये सब नहीं देखता था। तो मानव और दानव दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल थे और इससे दुनिया में बराबर से लड़ाई होती आई है। और जितने भी हमारे सनातन धर्म में कहानियाँ हैं, ये सब में आप देखेंगे कि दानव और मानव में झंझट होता है। इसका मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि बराबर से हमें अनुचित और उचित पे परेशानी रही है और जो अनुचित है वो बराबर सत्य है,
उचित है जो बराबर सक्सेसफुल होता है, लेकिन अनुचित जो है कभी कभी हमें तकलीफ दे जाता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो धर्म कोई नाम नहीं है, धर्म कोई चीज़ नहीं है। धर्म एक नॉमेनक्लेचर दे दिया गया है, लेकिन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं पिता हूँ जी, तो मेरा पितृधर्म है, पितृ का कर्म है जी। मैं अगर बेटा हूँ तो मेरा पुत्र धर्म है। अगर मैं हस्बैंड हूँ तो मेरा स्वामी धर्म है, पति धर्म है। Whatever work you are doing, you have got certain duties assigned to you. बिल्कुल। मीन्स कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें कोई ड्यूटी असाइंड है, तो वो हमारा धर्म है। उस धर्म को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, वो रो रहा है जी, वो अपने पिताजी से कहता है पापा हमको भूख लगी है, जी। तो आपका पितृधर्म कहता है कि बच्चे को भोजन देना है। बहुत सही। अब पितृधर्म के हिसाब से आपको कर्म करना होगा, या तो उसकी माँ से कहना होगा बच्चा भूखा है खाना दो, या आपको कहना होगा कि साहब आप जो है तो पड़ोसी से खाना मंगवा लीजिए, या बाजार से मंगवा लीजिए, खुद जाके ले आइए। पर सम सॉर्ट ऑफ वर्क यू विल डू जो कि वो हमें बच्चे को खाना देगा। अब वो खाना जब मिल गया बच्चा को, तो बच्चा खुश होगा, बच्चा को तृप्ति होगी, तो आपके मन में भी संतुष्टि होगी कि यू हैव डन योर ड्यूटी, एंड दैट्स नोन एज कर्मा। और इस कर्म को करने के लिए जो एस्पेक्ट है उसको करके जब आप पूरा करते हैं तो जो बच्चे को भोग मिलता है, तो संतुष्टि मिलती है, इसी को भोग हम लोग कहते हैं। इन सोसाइटी whatever duty has been assigned to me, I have been able to fulfill it. तो यही हमारा सनातन धर्म का बेसिक है। राम चरितमानस में तुलसीदास जी ने राम की चरित्र का वर्णन किया है, और उन्होंने राम के चरित्र को पिता के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में, सब तरह से उन्होंने अपने धर्म को निभाने का बात बताया जी। और when you go in रामायण you will find that कि हमारे सनातन धर्म के तहत भगवान राम ने हमें ड्यूटीज का क्या व्याख्या होता है और उसको कैसे पूरा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, वो सिंपल बात, आज सुबह ही बात हो रही थी कि राम जी को जब पता चला कि सीता के लंका से आने के बाद समाज में एक कहानी चल रही है कि सीता दूषित हैं और उनको राम ने रख लिया, एक धोबी ने कहा, कहानी हुई कि साहब ये सीता दूषित हैं, तो राम को राजधर्म निभाने के लिए, प्रजा के संतुष्टि के लिए परेशान रहने लगे वो राजधर्म निभाने के लिए। तो राजधर्म के चक्कर में उन्होंने देखा कि साहब हमारा प्रजा हमारे से कुछ नहीं है, तो वो चिंतित रहने लगे। तो सीता ने देखा वो चिंतित क्यों हैं, उनको परेशानी होने लगी। सीता ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि पता करो कि क्यों राजा दुखी है। जब गुप्तचरों ने आगे बताया कि साहब सीता ऐसे ऐसी बात है, तो सीता जी ने राम से कहा कि आप राजधर्म निभाइए और मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, क्योंकि आप मेरे पति हैं और आपको मैं चिंतित नहीं देख सकती। तो मैं आप अपनी जो पत्नी धर्म है मेरा, उससे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा तिरस्कार करिए, हमको त्याग दीजिए, ताकि लोगों को में संदेश जाए कि राजा ने प्रजा के लिए अपने पत्नी तक को त्याग दिया। वक्त आप विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन सिंह को सुन रहे हैं, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फ़ौरन लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोनों जगह लाइक भी कर दें। डॉक्टर साहब, लंदन में आपकी पढ़ाई भी हुई, आप वहाँ से पढ़े हैं और साथ साथ आपने काफ़ी समय तक वहाँ नौकरी भी की है। कैसा अनुभव रहा लंदन का आपका? देखिए, मैं जब MBBS किया, यहाँ से MS किया ऑर्थोपेडिक्स में, तो बराबर की इच्छा थी कि हम अपना विदेश जाएं और आगे की पढ़ाई करें, क्योंकि मेरे मन में लालसा थी कि हम एक अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर बने। उसके आधार पर हम लोग जब आगे बढ़े तो हम इंग्लैंड गए 86 में।
86 में नहीं, ये 76 में। तो 76 में जब हम वहाँ पहुँचे, इंग्लैंड गए, तो शुरू में हम लोग को 1 महीने की नौकरी होती थी, जिसमें हमारा लैंग्वेज, हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ये सब देखा जाता था ताकि हमको नौकरी के लिए आगे रास्ता मिले। और मुझे मिला, नौकरी मिला, मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की रही। लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई थी वो एक डिफरेंट मोड था और इंडिया की पढ़ाई का डिफरेंट मोड था। तो यहाँ से पास करने के बाद, सब सीखने के बाद फिर आप जाओ बाहर, तो थोड़ा परेशानी तो शुरू होती है, लेकिन प्रभु इच्छा हम बहुत लकी रहे कि पहले ही 2 साल के अंदर हमने जो FRCS की डिग्री होती है सो मुझे प्राप्त हुआ, और तीसरे साल हमने MCS की डिग्री होती है वो भी मैंने ले लिया। फिर मैं वहाँ अस्पताल में काम करता रहा और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ वहाँ काम करने से, और अपने जो ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिटी है इसमें अच्छा काम करके, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करके मुझे अच्छा लगा। फिर जब मुझे मौका लगा पास करने के बाद कि कहीं मैं और दुनिया में काम कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे पास डिग्रियाँ थी, तो मुझे लगा कि भारतवर्ष जा कर के अपने मातृभूमि की सेवा करूँ तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बराबर से धार्मिक प्रवृत्ति का रहता हूँ, इसलिए मुझे अपना देश ही अपना घर लगता था। तो मैं 6 साल के बाद पटना आ गया। पटना भारत में आने के बाद भी मेरे पास काफ़ी ये थे, ऑप्शंस थे कि मैं दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं पर भी काम करूं, क्योंकि मेरी डिग्रियां ऐसी थी कि हम कहीं पर भी जा सकते थे। लेकिन मैंने ऑप्ट किया कि मैं अगर भारत आया हूं तो बिहार में रहूंगा, और बिहार में रहूंगा तो पटना या गांव के कहीं की जगह करूंगा काम। तो गांव तो नहीं मैं चूज कर सका, बिकॉज बहुत सी उसमें लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स थी, रास्ता नहीं था और पहुंचने में समय लगता था, सब कुछ होता था। तो मैंने पटना को ही अपना कार्यस्थल चुना, और आज 43 साल से करीब हो गए, 42 साल से ऊपर मैं पटना को अपना कार्यस्थल मान करके यहाँ के पब्लिक को सेवा दे रहा हूँ। और पब्लिक सेवा, डॉक्टरी सेवा के साथ साथ जो हमें समाज की भी सेवा का मौका मिला है, उसको मैं अपने से ही अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा हूँ। एक दिलचस्प वाक्य है डॉक्टर आर्यन सिंह का, क्योंकि बिहार में कहावत है कि नौकरी हो सरकारी न तो बेचा तरकारी। सरकारी नौकरी की चाह बिहार में सभी को रहती है, लेकिन और डॉक्टर साहब भी हमारे, इनको भी एक सरकारी नौकरी मिली लंदन से वापस आने के बाद। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने पटना के सिविल सर्जन को, जो तत्कालीन सिविल सर्जन थे, उनको जाके एक तरीका सुझाया कि सर आप मुझे किस तरह के नौकरी से बाहर कर सकते हैं। वो तरीका क्या था डॉक्टर साहब, कैसे आपने? वैसी बात नहीं थी जी। एक्चुअली ये हुआ कि मैं बिहार सरकार में नौकरी ज्वाइन किया। मेरे पिताजी को बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा गजटेड अफसर बने और सरकारी नौकरी में जाए। मैं आने के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया। मुझे दिया गया कि साहब आप दुमका में लेप्रोसी में चले जाइए। तो मैं नहीं ऑप्ट करके मैं पटना में ही प्रैक्टिस करने लगा, और करीब 1-2 साल तक प्रैक्टिस किया। तो एक दिन बीच में कुछ ऐसा वाक़या आया कि हमारे यहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने हमें देखा, तो हमारा ट्रांसफ़र उन्होंने पटना करवा दिया। पटना में सिविल सर्जन के अंडर में हमारी बहाली पोस्टिंग हो गई, और लीव रिजर्व पोस्ट कहा गया उसको। लीव रिजर्व पोस्ट में ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी जाना हो आप जा सकते हैं। तो उसी मुताबिक हमको भेज दिया गया। अब क्या हुआ कि एक बार हमको सहरसा भेजा गया, बाढ़ में, फिर भेजा गया यहाँ छपरा, क्या कहते हैं, डायरिया, ये सब कुछ हुआ था उसमें। ये सारे चीज़ देखते हुए अल्टीमेटली हुआ कि साहब किसी तरह से हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार गए, मैं उब गया और मैं बहुत आक्रोशित अंदर से था कि इतनी डिग्रियां लाने के बाद भी हमें लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि उसको गुस्से में मैं चला गया इंग्लैंड, और पत्नी को लेकर के, बेटा को लेकर के मैं इंग्लैंड चला गया। मैं सोचा कि मैं यहीं काम करूँगा, नहीं जाऊँगा इंडिया। लेकिन तीनों बेटियों को मैं छोड़ के यहाँ से गया था, तो 2 महीने में मैं लौट आया। पिताजी ने पत्र लिखा कि साहब हम तुम चले आओ, ये सब होता रहता है। फिर मैं आ गया। आने पर सिविल सर्जन ने मुझे बुलाया और उन्होंने बड़ी डांटा हमको कि साहब आप इस तरह से नौकरी करेंगे तो आपको परेशान हो जाता है। आपको चाहिए अगर रिजाइन करना है तो रिजाइन करिए,
लेकिन हम लोग को तंग मत कीजिए, आपको जहाँ पोस्टिंग दी जाती है नहीं जाते हैं, आप भी करते हो। बहुत सी बातें उन्होंने करी। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। मैंने कहा कि सर अगर इजाज़त हो तो मैं आपके सामने बैठ जाता हूँ। बैठिए। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला तो मैं उनको दिया कि सर हम डॉक्टर हैं, MBBS पास किए हैं, MS किए हैं, FRCS किए हैं और MCH ऑर्थ किए हैं। ये सारे डिग्रियां लेने में हमें बहुत परेशानी हुई है। और सर आप भी डॉक्टर हैं, आप भी जब MBBS किए होंगे तो आपको भी इच्छा होगी कि ये सब डिग्रियां प्राप्त करें, लेकिन कोई कारण होगा, कोई परेशानी होगी कि आप भी नहीं ले सके और आप नौकरी में आ गए और आज आप हमारे सामने हमारे बड़े भाई और पिता के तुल्य सिविल सर्जन की पोस्ट पर बैठ गए। ये बहुत अच्छी बात है सर। और दूसरा कि मैं अभी इंग्लैंड गया था, आपसे छुट्टी नहीं ली। मेरे पासपोर्ट पर जाने का, मेरे पासपोर्ट पर लौटने का भी मोहर पड़ा है। मैं उसकी फोटोकॉपी भेज देता हूँ और आप मुझे सस्पेंड कर दें, मुझे नौकरी से निकाल दें। लेकिन इस तरह से गुस्सा करने से, हमें तकलीफ देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। कह करके मेरे आँख से आंसू आने लगे और मैं उठ के चला आया। उसके बाद सिविल सर्जन साहब को शायद इस बात का भाव हुआ कि साहब ये ठीक नहीं हुआ। वो मेरे घर आए 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, और हमसे मिले कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा होता है और हम लोग को भी तो आगे जवाब देना पड़ता है। पहले नहीं वे उसके बाद से वो सिविल सर्जन साहब इतने भावुक हुए कि उन्होंने आगे आने वाले जितने सिविल सर्जन थे सबों को मेरे बारे में बात बताई। कोई सिविल सर्जन 14 साल तक हमको डिस्टर्ब नहीं किए। अपने यहाँ एक विकलांग बोर्ड था, उसमें हमको रखा। और जब मैं 50 साल का हो गया 1998 में, और जब मैंने अप्लाई कर दी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। बहुत जद्दोजहद हुआ कि आप 16 साल की नौकरी हुई है, अभी आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर नियमों का हवाला देते हुए हमें कहते हैं VRS मिला और मैं नौकरी छोड़ दिया। तो लेकिन इस बीच में मैं अपना प्रैक्टिस करते रहा और समाज सेवा करता रहा। अभी आप कितने साल के हो गए? अभी मेरा आने वाले जनवरी में मैं 78 साल का हो जाऊँगा। काफी एनर्जेटिक है डॉक्टर साहब आप। और आपको शुगर भी नहीं है? ऐसा है ना, एनर्जेटिक होना मानसिक स्थिति है। हाँ। बात साफ, क्योंकि मुझे जो आप देख रहे हैं वो मैं 45 साल 45 ईयर्स नाउ मैं डायबिटिक हूँ। मैं सुबह से शाम तक 5 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेता हूँ। कितने सालों से? आज करीब 1985 से। अच्छा। तो इनसे इंजेक्शन लेता हूँ, कभी 3 लेता, 4 लेता, और मुझे 5 लेना पड़ता है। मैं करीब 20 से ज़्यादा गोलियाँ खाता हूँ और बहुत तरह का जड़ी बूटी भी लेते रहते हैं। देखिए लोग कहते हैं कि जड़ी बूटी और दवाइयाँ खाने से क्या फायदा है, तो मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक पीस मिलता है। तो बीवी नहीं कहती है कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए मैं करता रहता हूँ। और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ तो उसको ठीक किया जा सकता है। और इसीलिए हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, किडनी का ऑपरेशन हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। ये सारे ऑपरेशन होते रहते हैं। डायबिटिक से परेशान हूँ, गोलियाँ खाता हूँ, फिर भी आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक क्लिनिक में काम करता हूँ और समाज सेवा में अपना जितना भी समय होता है देते रहता हूँ। सवेरे उठते कितने बजे हैं डॉक्टर साहब? 5:30 से 6 के बीच में। करते क्या है? जैसे आप सवेरे 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं आप जब तक आप हॉस्पिटल नहीं चले जाते? सवेरे 5:30 बजे 6 बजे उठने के बाद में सुबह मैं सबसे पहले दालचीनी का पानी पीता हूँ। अच्छा। फिर अपने से चाय बनाता हूँ बिना दूध का, पत्ती के साथ। और फिर 500 नीम का पत्ता खाता हूँ। अच्छा। वो बताया गया है, किसी ने खाई है, वो खाता हूँ जी। क्योंकि जैसा मैंने कहा डोमेस्टिक पीस, मैम साहब ने कहा खाना है, मैं खा लेता हूँ, उससे हानि तो नहीं है। अब वो करता हूँ। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद एक इंजेक्शन लेना पड़ता है ठीक उसी वक्त। और उसके बाद मैं बाथरूम जाता हूँ, स्नान सब करके ही मैं निकलता हूँ। प्रिपेयर होकर के करीब 6:30 पौने 7 तक हम पूरा तैयार हो जाते हैं। अखबार के पन्नों को देखते हुए मैं सीधे पार्क में चला जाता हूँ। अच्छा।
और बगल के पीछे के पार्क में जा कर के मैं वहाँ घूमता हूँ। आजकल घूमने की क्षमता थोड़ी घट गई है, तो मैं घूमता हूँ। वहाँ 10-20 आदमी मेरे पीछे लगे रहते हैं। कहीं बैठ करके हमसे प्रश्न पूछते हैं, तरह तरह की कहानियाँ पूछते हैं। मैं कहानी भी लिखता हूँ, तो कहानियाँ सब बताता हूँ लोगों को, वो सब होता है। मतलब डॉक्टर आर एन सिंह की पाठशाला वहाँ लगती है। लगती है। उसके बाद मैं वहाँ से ख़त्म करके 8 बजे मैं फिर चला आता हूँ अपने घर। और बाहर में ही मेरे गराज वाले एरिया में 4-5 कुर्सियाँ लगी रहती हैं, जहाँ मैं फिर बैठ जाता हूँ। वहाँ मुझे फिर तुलसी की चाय मिलती है, और जो हमारे दोस्त महिम आते हैं सबों के साथ बैठ करके हम 8:45 बजे तक वहाँ बैठते हैं। 9:05 10 मिनट कम रहता है, तो वहाँ से उठने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ, बिकॉज मैं तैयार तो हो चुका हूँ पहले। नाश्ता करता हूँ और अस्पताल के लिए चला जाता हूँ। जो माथे पर आपके तिलक लगा हुआ है, मंदिर भी रोज जाते हैं क्या? नहीं, मैं रोज पूजा पर तो मेरे दिनचर्या में स्नान के बाद ध्यान और पूजा है, इसलिए मैं तिलक लगाता हूँ, जाता हूँ। और मंगलवार को ये दिनचर्या में थोड़ा चेंज होता है, मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ। एक डॉक्टर साहब, कहीं किसी ने से सुना था मैंने कि जब आप इंग्लैंड से लौट कर आए थे, आपके पास कुछ काम नहीं था जिस वक्त, और आप काम की तलाश कर रहे थे। उस वक्त आपके दिमाग में ये बात आई थी कि बिहार के जो प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ थे बी मुखोपाध्याय, डॉक्टर बी मुखोपाध्याय साहब, उनके अधीन आप काम करना चाहते थे। लेकिन कोई डॉक्टर है जिन्होंने आपको बुलाया, समझाया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करके खुद का काम करना चाहिए? हाँ, ये भी अच्छी वाकया है। उसमें हुआ कि जी, मैं एक बार जो आया इंग्लैंड से, तो नौकरी की खोज में इधर उधर घूम रहा था जी, तो देखा कि डॉक्टर UN शाही हमारे प्रोफेसर थे, जिनके साथ मैं इंग्लैंड जाने के पहले काम किया था। अभी मुखोपाध्याय के साथ भी मैंने इंग्लैंड जाने के पहले इंटर्नशिप किया था, तो मैं दोनों आदमी को जानता था। शाही जी हम तो ज़्यादा इनके साथ 6 महीना काम किए थे, और शाही जी इंग्लैंड आए थे तो हमारे घर भी आए थे, तो उनसे हमको अच्छी परिचय थे। तो मैं आने के बाद शाही जी के यहाँ गया। शाही जी से मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ, ये वो। तो शाही जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप क्लिनिक खोलो। उन्होंने कहा क्लिनिक तो खुलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टीवी पर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुखोपाध्याय साहब के साथ 6 महीना रह करके टीवी के ऊपर ध्यान दो। तो शाही जी ने बड़ी जोर से अपने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए और डॉक्टर साहब को उतारिए। हमने क्या हुआ सर, आप बिगड़ गए? कहें कि देखो, अगर तुम मुखोपाध्याय साहब के साथ काम करोगे तो उनके असिस्टेंट कहला जाओगे, और बराबर के लिए तुम्हारे ऊपर एक पड़ जाएगा कि आर.एन. सिंह बी मुखोपाध्याय का असिस्टेंट। तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू करो और अपना रुतबा दिखाओ, अपनी काबिलियत दिखाओ, तो तुम्हारा नाम होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं उनकी बात को समझा, और मैंने मुखोपाध्याय साहब मेरे गुरु थे, हमारे सीनियर थे, उनसे जाके मिलता रहता था, लेकिन मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू करने का और उनके साथ नहीं ज्वाइन करने का उस डॉक्टर UN शाही के एडवाइस पर मैंने ये डिसाइड किया। तो अच्छा रहा, मतलब इन माय ओपिनियन, और आज के परिवेश में देखने पर मुझे लगता है कि वो एक अच्छा डिसीजन था। आज आपको पॉइनियर्स ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, आपको आइकन्स ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, आपको विजनरीज ऑफ बिहार का खिताब मिला, और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। भारत की महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के हाथों आपको राष्ट्रपति भवन में यह अवार्ड सम्मान मिला। एक दौर वो भी था जब आप लंदन से लौट कर आए, उस वक्त आपने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस की शुरुआत कदमकुआं में एक गैराज से की थी। तो एक गैराज था, बीच में एक हरे रंग का एक पर्दा होता था, पीछे आप बैठते थे, आगे जो है पेशेंट बैठते थे। उस वक्त से लेके अब तक अगर देखें, आज की बात अगर हम करें, तो आज आप अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन के चेयरमैन हैं, सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। करीब करीब 300 से ज़्यादा लोग आपके यहाँ आज काम करते हैं। जिस रोड में आपका ये हॉस्पिटल है उसको भी डॉक्टर R.N. सिंह रोड कहा जाता है। उस रोड में भी हमने देखा है कि छोटे छोटे रोजगारों से कई लोग जुड़ चुके हैं इस वक्त।
इस पूरा ये जो पूरी यात्रा है आपकी, ये जो पूरी जर्नी है, इसके बारे में आप किस तरह से बताना चाहेंगे? इसका जी देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है जी तो नंगा जन्म लेता है, जी। उसके ऊपर कपड़े नहीं होते हैं। हम्म, ठीक उसी तरह से जब कोई भी आदमी अपना कोई काम शुरू करता है हम्म, तो वो नंगा ही रहता है, यानी उसके पास बहुत चीज़ नहीं रहता है, बिल्कुल। उसके पास जो होना चाहिए वो नहीं रहता है। हम्म, लेकिन धीरे धीरे करके किस खानदान में किस जगह से जब है उसको मिलता है, और अच्छे खानदान में है तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत गरीब परिवार से हैं तो कुछ दिन तक आपको एक ही दो कपड़े में रहना होगा, लंगोट पहन के रहना होता है, ऐसा होता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य के ज़िंदगी में जी बहुत से मौके आते हैं जब आप रियली कोई काम स्टार्ट करते हैं। समझिए कि एक नवजात शिशु के रूप में आप हैं। आपको इस बात का ये है कि आपके पास कुछ नहीं है। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। एक चीज़ था कि मैं जीवात्मा था, मुझमें जागती हुई ऑर्थोपेडिक सर्जन की भावना थी। वो जो जान है जो नवजात शिशु में है वो मेरे पास थी। और वो नवजात शिशु को जब कपड़ा मिला, ये मिला, तो जो जहाँ जैसे रहा, हमको गराज ही मिला तो स्टार्ट माय वर्क हमने शुरू किया। और जब वो छोटी सी जगह से मैंने काम शुरू किया तो अपने प्रतिभा को, अपने काम को, अपने एक्सपीरियंस को मैं देखते रहा। ठीक उसी तरह से जैसे कोई बच्चा गरीब के यहाँ जन्म लेता है, अमीर के यहाँ जन्म लेता है, तो उसका पोशाक ये सब जल्द चेंज होते रहता है। ठीक उसी तरह से हम चूँकि पहले से पढ़े लिखे ऑर्थोपेडिक्स के ज्ञाता थे, ऑर्थोपेडिक्स में मुझे एक्सपीरियंस था, मैं अपना काम करने लगा तो हमें रिकॉग्निशन मिलता गया। और आज जो आपने बताया कि ये सारी जो हमको उपाधियाँ, चाहे जो भी सम्मान जो मिला, तो वो सब इसी प्रोसेस में है। तो दुनिया में अगर आप धर्म के साथ रहेंगे, अगर आप अपना कर्म को धर्म समझकर निर्वाह करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको सब तरह की जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त होंगी, इसमें दो मत नहीं है। जी। हम इस वक्त पटना में कुम्हरार के बिहार नेत्रहीन परिषद में के प्रांगण में हैं, और ये जो बिहार नेत्रहीन परिषद है इसके अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह हैं। ये जो भवन है इसके अंदर में केवल विद्यालय नहीं है, छात्रावास भी इसी के अंदर में है। इसके अलावा यहाँ जो बच्चियाँ हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इन सारी बच्चियों के लिए यहाँ संगीत की भी व्यवस्था है सीखने की, यहाँ पे कंप्यूटर भी है और भी बहुत कुछ है, जिसके बारे में डॉक्टर RN सिंह जी आज हमें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो बिहार नेत्रहीन परिषद है, काफ़ी लंबे समय से आप इसके अध्यक्ष हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, आप कब जुड़े, और यहाँ क्या कुछ काम हो रहा है इस समय? परिषद की स्थापना हुई और 5 नेत्रहीन सदस्य इसको परिषद की स्थापना किए। और फिर बाद में विचार हुआ कि इस परिषद के तहत नेत्रहीन बच्चियों की शिक्षा की कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि समाज में नेत्रहीन बच्चियाँ उपेक्षित रहती हैं और घर के लिए एक बहुत बड़ा भार होती है। उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का जो भी तरीका है, विशेष रत्ना शर्मा थी जी, जो एक समाज सेवी थी जी, जो कदम कुआं में 7 बच्चियों के लिए एक स्कूल की स्थापना करी। फिर बाद में हम लोग ये ज़मीन हम लोगों को मिला, उसके बाद यहाँ एक छोटी सी हम लोगों ने रूम बनाया और फिर एक झोपड़पट्टी बनाई। उसमें हम लोग 7 बच्चियों को फिर वहाँ से ट्रांसफ़र किए, फिर बच्चे पढ़ने शुरू हुए। रंजन अखौड़ी के देहांत के बाद हमें यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले मैं यहाँ कार्यरत था। 1995 से मैं इस संस्था से जुड़ा, लेकिन 1995 के बाद रंजन अखौड़ी के जाने के बाद मैं इस संस्था को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो एक वाक़या था जो कभी कभी आपको इंस्पिरेट करता है, वो ये था, एक दिन मैं यहाँ आया था तो देखा कि एक बच्चियाँ खाने पर बैठी हैं और मक्खियाँ बहुत ऊपर में लगी हुई है। तो गंदगी के चलते जो भी हो बच्ची देख नहीं सकती, इसलिए हमें बहुत ख़राब लगा कि इस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए।
तो हमने डिसाइड किया कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और फिर उस वक्त से निरंतर इसमें हम लोग काम करते हुए बिल्डिंग बनाते चले गए। लोगों से चंदा सपोर्ट लेते हुए हम लोग आज इस पोजीशन पर आए हैं कि इतना बड़ा स्कूल बना करके अब ये 3 तल्ले का बिल्डिंग है और 40 बच्चे आवास में रहती हैं। अनु एक लड़की हम लोग के यहाँ से पढ़ी थी, वो दिव्यांग होते हुए भी, बेहतरीन होते हुए क्रिकेट मैच खेलती थी। क्रिकेट खेलने में वो इतना अच्छा की है कि अभी वर्ल्ड डिजेबल्ड क्रिकेट में वर्ल्ड कप में उसका सिलेक्शन हुआ है भारत से। स्कूल में और शिक्षण के अलावे भी खेल कूद की प्रतियोगिता और जितने कलाकार किलकारी सब में जा कर के हम लोग करते हैं। और मोमबत्ती बनाना, मसाला बनाना, डिटर्जेंट पाउडर बनाना, ये सब काम हम लोग बताते हैं ताकि आगे आने वाले समय में ये लोग अपने ज़िंदगी में कुछ कर सके। और आज गुंजन जो आज अच्छी गायिका भी के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो में गाती भी है और साथ साथ वो आज शिवाजी कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि डिजेबिलिटी कुछ नहीं है, हमें अपना दृढ़ता होनी चाहिए, हमें उस कमिटमेंट होना चाहिए। हम अच्छा करेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। डॉक्टर आर.एन. सिंह की कहानी को सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो बंदे, अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फौरन लाइक कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन इसको फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।